अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट देने के बाद भी वो चीज़ अभी तक अगर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हुई है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस चीज़ को छोड़ करके भी अपने जीवन में हासिल कर सकते हो। और उस चीज़ को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इच्छा या अपनी डिज़ायर को छोड़ रहे हो, बल्कि अपने एफर्ट को इस जगह पे आप छोड़ रहे हो। क्योंकि अगर आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है और कुछ भी आपके लिए वर्क नहीं किया है तो यही चीज़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन बचती है। और हो सकता है कि इस वक्त आप रेडी ना हो या इस वक्त आप इस चीज़ को ना कर पाओ, और ये चीज़ इस वक्त इतनी ज़रूरी भी नहीं है। आप जब इसे कर पाओ आप तभी इसे कीजिएगा, या फिर ये देखोगे तो नेचुरली ही आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। बस इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा आप उसे अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो इस वीडियो को आप 2-3 बार या उससे ज़्यादा बार जरूर सुनिएगा। कंप्लीट सरेंडर या लेट गो की जो स्टेट होती है वो एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेट है आपके माइंड के लिए जहाँ पर आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो जाता है। आपको इस जगह पे किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। यानी आप इस वाली सिचुएशन में या तो सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हो, या मेडिटेशन के साथ आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, या पॉजिटिव एस्पेक्ट जैसा प्रोसेस आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, लेकिन उसी सब्जेक्ट को लेकर के जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन का कोई लेना देना नहीं है। बस वो चीज़ जो आपको खुशी दे, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी खुशियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हो। और किसी भी तरह की डिज़ायर्ड स्टेट होती है उसको हमें छोड़ना होता है इस वाली सिचुएशन में। यानी आप तो ना यहाँ पे अपने एसपी को मैनिफेस्ट करोगे, ना यहाँ पे आप मनी को मैनिफेस्ट करोगे, ना ही किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। यानी आप अपने आप को बेटर बनाने के लिए ऑब्वियसली वर्क कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस वाली चीज़ आप नहीं करोगे। इवन अगर आपको स्टिल कोई आप पार्ट अपनी लाइफ में सुधारना है, बहुत ज़रूरी है वो पार्ट आपको आपकी लाइफ में सुधारना, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट ना करने के बजाय आप सिर्फ अपनी वाइब्रेशन बेटर करने पे उस पर फोकस करोगे, जिसे हम अपनी लाइफ में कहते हैं अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए मनी आपको आपकी लाइफ में चाहिए, तो आप मनी मैनिफेस्ट नहीं करोगे, जस्ट आप अपने आप को बोलोगे मनी को लेकर के अपनी वाइब्रेशन को मुझे क्लियर करना है या बेटर करना है। और उसके लिए आप जो भी प्रोसेस यूज़ करोगे उसके आउटकम पे आप बिल्कुल फोकस नहीं करोगे। यानी आउटकम जैसा भी निकले आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, चाहे वो सब्लिमिनल सुनना है, चाहे वो आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना है, चाहे वो एफर्मेशन करना है। सेम यहाँ पे बाकी मैनिफेस्टेशंस को भी लेकर के आता है। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो एक्चुअल में तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत होती है, लेकिन आप नहीं भी करोगे तो भी मैनिफेस्ट हो जाता है। क्योंकि कंप्लीट सरेंडर का मतलब कंप्लीट सरेंडर ही होता है इस जगह पे कि आप कुछ नहीं कर रहे किसी भी चीज़ को लेकर के। स्टिल आप करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो जहाँ पर आप डिटैच कर लोगे अपने आप को आउटकम से, सिर्फ ये मानते हुए कि आउटकम आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना है। तो वही आप करते हो इस जगह पे। और जब आप लेट गो करते हो तो फिर सारी चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में सौंप दी जाती है। इसको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या पर्सनल एग्जांपल से आपको बताता हूँ ताकि आप इससे बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाओ। अभी मैं अपनी लाइफ में ऐसी स्टेज पे हूँ जहाँ पर मैं कंप्लीट सरेंडर वाले मोड में हूँ। आपको भी पता है कि मैंने मेडिटेशन दिसंबर 17 से स्टार्ट किया था कंटिन्यूसली करना, तब से लेकर के अभी तक मैंने मेडिटेशन को स्किप नहीं किया है। इवन मेरा बर्थडे था कल 15 तारीख को, उस दिन भी मैंने अपने मेडिटेशन को स्किप नहीं किया, ना ही अपनी वीडियो को स्किप किया। किसी भी तरीके से मैंने अपना टाइम निकाला और वो चीज़ कंप्लीट की। इवन अपना जिम भी मैं गया, भले वर्कआउट नहीं किया लेकिन मैं अपने जिम में गया, एब्सेंट नहीं किया। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये मैं अपने आप को बेटर बनाने के लिए कर रहा हूँ, ये मेरी अपने आप से कमिटमेंट है। तो यहाँ पे देखोगे तो मेरा कंट्रोल आता है। यहाँ पे मैं आउटकम पे उतना फोकस नहीं हूँ। यानी मेडिटेशन मैं करूँ और मुझे रिजल्ट दे दे भगवान, या फिर मेडिटेशन में के साथ साथ मैं अपनी लाइफ में मान लीजिए जिम जा रहा हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी मुझे रिजल्ट मिल जाए। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि अगर मैं एक सही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो अगर उसी डायरेक्शन में मैं मूव करता रहूँ और उस डायरेक्शन से हटूँ ना, तो मुझे वो हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता जो मुझे चाहिए। वही चीज़ मुझे मेरी बॉडी में भी मिल रही है एज अ रिजल्ट। फिजिकल फिटनेस मेरी इंप्रूव हो रही है इस जगह पे, मेंटल हेल्थ मेरी इंप्रूव हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं मेडिटेशन में कंसिस्टेंट हूँ, अपने काम में भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, जिससे मैं उस तरीके का कंटेंट बना पा रहा हूँ जिस तरीके का मैं बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है आउटकम से डिटैच होने की, कि वर्कआउट कर लिया, अपने डाइट को फॉलो कर लिया, ये मेरे ऊपर है। रिजल्ट किस तरीके से मिलेंगे वो मेरे ऊपर नहीं है। प्रॉपर रेस्ट करना मेरे ऊपर है, वीडियो बनाना मेरे ऊपर है, टॉपिक्स मेरे माइंड में आते रहेंगे, लेकिन वीडियो का आउटकम क्या होगा, कितने लोग उसको देखेंगे, वो मेरे ऊपर नहीं है। मेरा माइंडसेट ऐसा होता है कि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी होगी ये पहुंच जाएगी, जिसको समझ में आनी होगी उसको समझ में आ जाएगी, जिसको इसकी ज़रूरत होगी उसकी ज़रूरत ये फुलफिल कर देगी, क्योंकि इतनी समझ में या फिर इतना कॉन्फिडेंस मैं अपने कंटेंट पे रखता हूँ। और साथ ही बाकी चीज़ों को लेकर के, जैसे रिलेशनशिप्स को लेकर के, रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जगन्नाथ जी वाला जो एक्सपीरियंस था उसमें भी यही था कि हाँ जगन्नाथ जी आप जानते हो कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं इस जगह पे डिटैच हूँ, मैं इस पर्सन से उतना अटैच नहीं हूँ
कि जहाँ पे ये पर्सन मुझे नहीं मिलता तो मेरी लाइफ का कोई हिस्सा अधूरा रह जाएगा। लेकिन हाँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं उसके साथ रहूँ। बाकी आप देख लो, आप जो देखोगे, आप जो करोगे, मुझे वही मंजूर है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये किस तरीके का आउटकम होता है या ये किस तरीके का माइंडसेट है। ये बस एक फ्रीडम वाला माइंडसेट है जहाँ पर मैं अपने मर्जी की कर रहा हूँ बिना अपने आप को परेशान किए। और जैसा मैं इम्पल्स की बात करता हूँ, मुझे तो यहाँ पे इम्पल्स के थ्रू ही गाइडेंस मिली थी कि मैं इस जगह से खुद पीछे हटूँ, मैं खुद ना इस जगह पे कुछ भी करूँ, जगन्नाथ जी को करने दूँ। और जब ये चीज़ हुई तो इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी हो गई। अब मेरा बाकी चीज़ों को भी लेकर के उतना मन नहीं होता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। रिसेंटली मैंने अपने लिए भी एफर्मेशंस लिखे थे, लेकिन अब वो एफर्मेशंस भी मुझे चेंज करने हैं, क्योंकि अभी जो मैं एफर्मेशंस लिखूंगा वो कंप्लीट सरेंडर और लेट गो को लेकर के होंगे। करेंटली मैं अपनी लाइफ में बहुत पीसफुल वाले फीलिंग में हूँ, बहुत हैप्पीनेस वाले फीलिंग में हूँ और बहुत रिलैक्स्ड वाले फीलिंग में हूँ। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मेरे पास ओवर थिंकिंग करने का टाइम तक नहीं है, यानी मैं पूरे दिन भर सोता हूँ अगर एक्चुअल में बोलूँ तो। अपने बर्थडे वाले दिन मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को जगा करके रखा है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम बाहर जाओ, तुम एंजॉय करो। और आज 16 तारीख है, 16 तारीख यानी 17 तारीख हो गई है, 16 तारीख थी आज। और आज के भी दिन मैं पूरे दिन सो ही रहा था, पूरे दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई है। और 12 बजे मैं रात को वीडियो बनाने बैठा हूँ और अभी 12:19 हो रहे हैं, 17 तारीख चढ़ गई है। और मेडिटेशन भी आज मैंने, यानी 16 को दिन में मैंने मेडिटेशन नहीं किया था, रात को 10 बजे जब मैं घर आया हूँ इसके बाद ही मैंने मेडिटेशन किया। तो यहाँ पे देखोगे तो पूरे दिन मेरा बार बार सो जाना यहाँ पे यही दर्शाता है कि मैं कितना रिलैक्स्ड हूँ इस वक्त अपनी लाइफ में। ना किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा है, ना ही किसी चीज़ को खोने का बहुत ज़्यादा डर है। बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी डर नहीं है किसी चीज़ को खोने का। और लाइफ में अब चीज़ें बनती हुई दिख रही है। और बनती हुई तो आप चलो उसी समय से दिखनी स्टार्ट हो गई थी जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। अगर आप मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा स्टार्टिंग में मेरी वीडियोस कैसी होती थी, स्टार्टिंग में मेरा माइंडसेट कैसा होता था। उस तरीके का माइंडसेट मेरा अभी वापस हो रहा है कि जहाँ पर मैं कंप्लीट सरेंडर और लेट गो पे ही वर्क कर रहा हूँ और पूरी तरह से अपनी अलाइनमेंट पे वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे अलाइनमेंट से बढ़कर मेरे लिए अभी कुछ और नहीं मुझे नज़र आ रहा। ज़िंदगी में पहले या अपनी लाइफ में आज तक जो भी मैंने पाया है उसका आप समझ लो एक सबसे बड़ा क्रेडिट ही जाता है लेट गो या सरेंडर को। क्योंकि अब्राहम की बुक जब मेरे पास आई थी लाइफ में, आस्क एंड इट इज़ गिवन, और उसको जब पढ़ना था तो वो किताब मेरी लास्ट होप थी। उसको किताब को पढ़ने से पहले जब मैं उसके कवर पेज को देख रहा था, उस पर लिखा हुआ था आस्क एंड इट इज़ गिवन, लर्निंग टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। तो मन ही मन ये बात मैंने बोली थी कि ये किताब मेरी आखिरी होप है। अगर इसने मेरी लाइफ में चेंज नहीं दिया या फिर इससे मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ तो इसके बाद कभी कुछ नहीं हो सकता। और फिर उस किताब ने मुझे मेरी लाइफ में हर वो चीज़ दे दी जो मैं कभी डिज़ायर करता था। इवन जगन्नाथ जी से जुड़ना भी मेरा आस्क एंड इट इज़ गिवन की ही देन है। अपनी लाइफ में सब कुछ मैंने अचीव किया। उसके बाद मैं पहली बार जगन्नाथपुरी गया और उसके बाद जब उनसे कनेक्शन जुड़ा जगन्नाथ जी से, जो कि मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पहले से ही था और पहले से ही जुड़ चुका था, बस मैं वो नाम से नहीं जुड़ा था, उस जगन्नाथ जी के नाम से नहीं जुड़ा था तब तक। क्योंकि जैसा एक स्टीव जॉब्स की एक बहुत ज़्यादा फेमस आप बोलोगे एक स्पीच है जिसमें वो कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में बात करते हैं। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की है शायद या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, एग्जैक्टली याद नहीं है। आप टाइप करोगे यूट्यूब पे कि स्टीव जॉब्स कॉलेज स्पीच, आपको वो स्पीच मिल जाएगी। उसमें वो कहते हैं कि जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे और अपने ड्रॉप आउट ले लिया था और उसके बाद वो कैलीग्राफी सीख रहे थे जिसका उनकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं था, बस खुद को बिजी रखने के लिए या एक हॉबी के तौर पे उन्होंने उस चीज़ को स्टार्ट किया था और वो कैलीग्राफी में अच्छे होते गए। लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल को फाउंड किया, यानी एप्पल कंपनी जब उन्होंने बनाई, तो उनके पास कैलीग्राफी की स्टाइलिंग थी या कैलीग्राफी का टैलेंट या स्किल थी जिसकी मदद से आईफोन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट बन पाए, बहुत यूनिक बन पाए। तो उस समय तक वो नहीं समझते थे कि वो क्यों इस चीज़ को कर रहे हैं या क्यों कैलीग्राफी वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जब वो चीज़ें लाइफ में आगे बढ़े और वो चीज़ें लाइफ में जुड़ी, तो उस हिसाब से जब उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा कि तब मैंने ये चीज़ की थी, उसकी वजह से आज मुझे ये चीज़ मिल रही है। उस तरीके से आप इसको कनेक्टिंग द डॉट्स बोल सकते हो। जैसे आपने वो पहले न्यूज़पेपर में ये गेम आती थी कि डॉट 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 बने होते थे, आप उसको जोड़ करके इमेजेस बनाते थे। उसी तरीके से लाइफ में अगर मैं बोलूँ कि जब पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे किताबें पढ़ने का मन हुआ, किताबें पढ़नी स्टार्ट की, तो धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना। फिर उसके बाद अब्राहम की किताब मेरे लाइफ में आई, अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। और उससे भी पहले, किताबें पढ़ने से भी पहले आप बोलोगे तो मोटिवेशनल वीडियोस मैं देखता था। वहाँ से मुझे पता चला था कि मुझे किताबें पढ़नी है। और मोटिवेशनल वीडियोस भी मुझे किसी और ने दी थी, संदीप महेश्वरी सर की। और वो भी तब दी थी जब मैं अपने कंप्यूटर क्लासेस में या इंग्लिश वाले स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस में था, शायद तभी मुझे मिली थी वो, यानी वो वीडियोस। तो अगर आप यहाँ से अगर मैं अपने आप को देखूँ उस वाली लाइफ में, तो मैं 10th पास कर चुका था, 11 में था उस समय मैं। और उस समय ट्यूशन के एक फ्रेंड ने मुझे वो वीडियोस दी थी। वो वीडियोस देख देख करके मुझे यहाँ पे आप समझ लो इच्छा हो गई, डिज़ायर हो गई
कि मैं किताबें पढूँ। यानी उसने संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो दी थी, बाकी मैंने सर्च कर के खुद से ढूँढ ली किस किस की सुननी है। उसके वहीं से मुझे मिली थी एक वीडियो टी एस मदान सर की, और उन्होंने एक वीडियो में बोला था कि किताबें पढ़नी चाहिए, अगर आप किताबें पढ़ोगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे। और वो उस समय मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा थी कि मैं अपने दम पे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनूँ। फिर यूट्यूब पे सर्च किया कि किताबें कौन सी पढ़नी है। उस समय चैनल मिला सीकेन का, जो बुक समरी की वीडियोज़ बनाते थे। तो वहाँ से फिर मैंने रिच डैड पुअर डैड और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये 2 किताबें खरीदी थी। तो मैं बस एक के बाद एक किताब पढ़ता जाता था। मुझे कुछ समझ में भी उतना आता नहीं था, उस समय मेरी इंग्लिश वर्बली भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन समझ में धीरे धीरे फिर आने लगा मुझे। और उसके बाद जब अब्राहम को पढ़ा या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ में आया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस तरीके से लाइफ में आया, तो वहाँ तो सबसे पहले ये चीज़ समझ में आई कि इस तरीके से तो काम ही नहीं करता है। पहले तो ये चीज़ आया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, लेकिन फिर जब अब्राहम आई, अब्राहम को पढ़ा, फिर समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पहले जिस तरीके से सीखा था या फॉलो करता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस तरीके से काम नहीं करता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में काम करता है। क्योंकि अब्राहम ने उसकी टीचिंग्स बहुत डिफरेंट तरीके से दी थी, जितनी मैंने कभी सोची भी नहीं थी, और फॉलो करनी तो बहुत दूर की बात है। फिर जब उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, उस तरीके से सोचना स्टार्ट किया, तो लाइफ में वो चेंजेस आने लगे। और अब्राहम एक बात कहती थी कि जो लॉज होते हैं, यानी जो कानून है आपके यूनिवर्स के, वो कभी भी बदलते नहीं है, आपके लिए हमेशा इक्वली वर्क करेंगे। आपको कभी ये डांटेंगे नहीं कि तुमने इसे फॉलो करना क्यों छोड़ दिया, या आपको लगता होगा कि आपकी उम्र अब बहुत बढ़ गई है, आपकी इस उम्र में आपके पास कुछ नहीं है, जबकि लोगों के पास सब कुछ होता है। पर्सनली मेरा भी वही था, क्योंकि 27 साल तक की उम्र में मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे फ्रेंड्स अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड थे, वो अपने कॉलेज की डिग्रीज भी कंप्लीट कर चुके थे, जॉब्स भी अपनी लाइफ में कर रहे थे, इवन शादियां भी उनकी हो रही थी, और मैं अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में फेलियर था। तो उस समय अगर मैं देखूँ अपनी लाइफ को, तो लगता था कि मैं 27 साल का हो चुका हूँ और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब्राहम को फॉलो करने के आप समझ लो 6 महीने तक तो मैंने उनको सीखा ही। उसके बाद जब मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, और उसके बाद जब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और लिखना स्टार्ट किया था मनी का, तो ऑलमोस्ट उस समय तक आप समझ लो कि मुझे 9 महीने हो गए थे इसको मेडिटेशन कंटिन्यू करते हुए, 9 महीने कंटिन्यू हो गए थे। और यहाँ से मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना स्टार्ट कर दिया था। और जब लिखना स्टार्ट किया, तो आप समझ लो साल भर के अंदर, यानी अब्राहम को पढ़ने से लेकर के, मेडिटेशन स्टार्ट करने से लेकर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने तक, तो ये 9 महीने का पीरियड, साल भर के अंदर का पीरियड में ही ऐसा हुआ कि मतलब साल भर के अंदर मेरी 0 से 1 लाख रुपए की इनकम पे मैं था। और जितने साल लगता था कि लाइफ के मैंने लूज़ कर दिए, उतने ही जल्दी मुझे उतने रिजल्ट्स मिल गए, जितने मुझे लगने लगा कि अगर मैं प्रॉपर तरीके से चलता भी अपनी पूरी लाइफ में, तो भी इस वाली जगह पे, इस वाली सक्सेस तक मैं कभी नहीं पहुंच पाता, या बहुत मुश्किल लगता। इवन मुझे उस समय भी लगता था कि अगर मैं सब सारी चीज़ें सही भी रही और इस पेस पे मैं चला भी, तो आने वाले 5 साल में मेरी इतनी इनकम होगी या इतनी लाइफ में सक्सेस होगी। लेकिन वो 1 साल के अंदर मुझे मिल चुकी थी। और ये मेरा 30th बर्थडे था, यानी इस बर्थडे में अपने 30 साल का हो गया हूँ। तो यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ, तो मेरी लाइफ में हर वो चीज़ है जो किसी को चाहिए होती है। अब इस बीच में मैं भटका भी बहुत चीज़ें छूटी भी मेरी लाइफ में से, बहुत चीज़ें निकली भी लाइफ में से, जो नहीं चाहता था कि निकले, स्टिल वो चीज़ें निकली, और आपके साथ सभी मैंने ये चीज़ें शेयर भी की। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी सक्सेस को ही मैं आपसे शेयर करता आया हूँ, मैंने अपनी सक्सेस भी आपसे शेयर की, अपने फेलियर्स भी आपसे शेयर किए हैं, ताकि आप अपने आप से एक ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा करके ना रखो कि एट द एंड अब वो एक्सपेक्टेशन आपकी ब्रेक हो जाए। क्योंकि एक पर्सपेक्टिव होता है हर एक पर्सन का। मैं जब यूट्यूब पे एज एन ऑडियंस लोगों को देखता था, तो मैं भी ये सोचता था कि ये कितने परफेक्ट है, कि ये सोचते हैं इनके काम हो जाते हैं, ये किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, इनके पास पैसे भी है, इनके पास करियर भी है, इनके पास लाइफ में सारी चीज़ें हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। फिर एक धीरे धीरे जब मैं खुद कंटेंट क्रिएशन में आया, खुद वीडियोस बनाने लगा, तो ये बात समझ में आने लगी कि इन्होंने अपनी लाइफ को एक बबल की तरह बना करके रखा है, और वही बबल अपनी लाइफ में ये लोगों को शो करते हैं। यानी बबल्स आप समझ लो बहुत तरह के हो सकते हैं, एक हैप्पीनेस का है, एक सैडनेस का है। तो इन्होंने एक ऐसा बबल बना के रखा है जो एक इमेज का है, यानी एक ऐसी इमेज का है जो आपके लिए बनाई गई है, या कंटेंट क्रिएशन के लिए बनाई गई है, यूट्यूब के ऑडियंस के लिए बनाई गई है, जहाँ पर आपको वो वही शो करेंगे जो वो शो करना चाहते हैं। वो अपनी परफेक्ट लाइफ आपको दिखाएंगे, वो आपको बताएंगे कि वो कितने सक्सेसफुल है, वो आपको बताएंगे कि उनके पार्टनर कितने अच्छे हैं, वो आपको ये बताएंगे कि उन्होंने कैसे सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया। लेकिन उसका दूसरा साइड वो नहीं बताते हैं कि मैनिफेस्ट कर तो लिया, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आई लाइफ में। इवन अगर पार्टनर से भी शादी कर ली, अपने जो पार्टनर को चाहते थे उसी से शादी कर ली, लेकिन अब एक न्यू घर में है, न्यू इन लॉज के साथ है, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है डेली बेसिस पे। भले उस प्रॉब्लम के बारे में वो बात कर रहे हैं कि आप ऐसे निकल सकते हो, अगर आपके घर में कोई आपको ऐसे परेशान करता है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि सेम चीज़ से मैं भी जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ। तो इसीलिए मैंने इतनी ऑथेंटिसिटी रखी है अपने चैनल पे, अपने आप में, कि मैं आपसे तो एक बार को चलो झूठ बोल लूँ, अपने आप से कैसे बोलूँगा।
तो इसीलिए भी मैंने ये ऑथेंटिसिटी हमेशा रखी है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं भी पूरी तरह से उतना सक्सेसफुल इंसान नहीं हूँ। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है, मेरी लाइफ में भी मैनिफेस्टेशंस फेल होती है, मेरी चीज़ें भी वैसी बिगड़ती है, मैं फिर सुधार लेता हूँ। अगर ना सुधार पाऊँ तो जगन्नाथ जी होते हैं उसको सुधारने के लिए। और यही करते करते मैं इस वाली सिचुएशन में पहुँचा हूँ जहाँ पर आज मैं कंप्लीट सरेंडर वाले मोड में हूँ, जहाँ पर मेरी कुछ भी करने की इच्छा नहीं है सिवाय मेडिटेशन के। इवन जैसे मैंने बोला एफर्मेशन का भी, उसके लिए भी मैं वेट करूंगा। जब तक मेरे मन से नहीं आएगा कि कौन से अफर्मेशन लिखने हैं तब तक मैं नहीं लिखूंगा, तब तक सिर्फ मेडिटेशन ही करूंगा और जिस तरीके की लाइफ है उसी तरीके की रखूंगा। बाकी जो डिजायर्स को लेकर के है, आउटकम को लेकर के है, उससे भी डिटैच्ड हूँ, क्योंकि जगन्नाथ जी के ऊपर वो भरोसा है कि अगर उन्होंने ये लाइफ दी है तो सारी चीज़ें उन्होंने प्रिपेयर करके रखी है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, सक्सेस हो। क्योंकि ये लाइफ का आपका बेसिक हक होता है, यानी ये तो आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आपकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, आपका अच्छा करियर होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, रिलेशनशिप आपके लाइफ में अच्छे होने चाहिए। सिर्फ एसपी को लेकर के नहीं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि एसपी एज अ पार्टनर हो सकता है कि आप किसी को अपनी लाइफ में चुनो, हो सकता है ना भी चुनो, ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अगर कोई ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोप रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो बहुत जन नहीं भी शादी करते और वो स्टिल खुश रहते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे एसपी वाली बात नहीं कर रहा, ओवरऑल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ कि स्टिल भले आपकी लाइफ पार्टनर यानी आपके लाइफ में कोई पार्टनर ना हो अपना पर्सनल, स्टिल आपके फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आपके आप समझ लो कोलीग्स या रिलेटिव्स, जो भी आप कह सकते हो उस हिसाब से। लेकिन बस ये होता है कि हर किसी के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप हो, ताकि वो रिलेशनशिप जब अच्छे होते हैं तो आपकी लाइफ भी किसी वे में अच्छी होती है। तो उतना तो आपका बेसिक हक ही है, उसके लिए मांगना क्या। और अगर आस्क एंड इट इज़ गिवन वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने इसके बारे में बात की थी कि आस्किंग जो होती है आपकी वो नेचुरल होती है। आपको बोल करके नहीं मांगना होता कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आप चाहो तो मांग सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, आपका अलाइनमेंट में होना, क्योंकि आप जो भी मांगते हो यूनिवर्स आपको वो दे देता है एक पैरेलल रियलिटी के फॉर्म में। लेकिन जब तक वो करंट रियलिटी में आपका आता नहीं है तो उस समय की जो वाइब्रेशन होती है उसको आप कैसे संभालते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है कि हम अपनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर जो पूरी नहीं हुई है उसको लेकर के परेशान होते जाते हैं कि ये चीज़ अभी तक पूरी कैसे नहीं हुई है, मैंने मांगा मुझे मिला क्यों नहीं, मैंने इतना कुछ किया मुझे मिला क्यों नहीं। लेकिन जब आप छोड़ देते हो कि छोड़ो जाने दो, कि नहीं भी मिल गया तो क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में। और ये कोई लूज़ करने वाली या लूज़र वाली वाइब्रेशन नहीं है, ये एक्चुअल में एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन है जहाँ पर आप चीज़ों से डरना छोड़ देते हो, आप अपनी लाइफ में फ्रीडम पे आ जाते हो। आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। जब फ़र्क पड़ना बंद होता है तो आप अलाइंड होते हो, आप रेजिस्टेंस से दूर हो जाते हो। और जब आप अलाइंड हो तो चीज़ें तो आपकी लाइफ में आनी ही हैं। जब आएंगी तो तब आप शेयर करो फिर उन चीज़ों को। ऐसे में क्या है कि अगर आप नहीं करते हो, आप बोलते हो कि मैं इस चीज़ को हासिल कर लूँगा, मैं इस इंसान को पा लूँगा, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो चीज़ आपको सबसे पहले पेन देती है। आपको लगता है कि लोग आपको जज करेंगे। एज अ कंटेंट क्रिएटर ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा परेशान करती है कि मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ मैं फेल हो जाता हूँ, यानी किसी चीज़ में मैं फेल हो जाता हूँ, तो मुझे पता है कि ये मेरे करियर पे कितनी ज़्यादा इफेक्ट मुझे दे सकती है। जैसे रिलेशनशिप वाली बात थी जो मैंने आपसे स्टिल शेयर कर दी थी। अगर ऑब्वियसली देखा जाए तो एक प्रैक्टिकल वे में मुझे वो नहीं शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा काम उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और जो कि हुआ भी। लेकिन स्टिल मैंने उस जगह पे अपनी ऑनेस्टी को चूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे मुझे डर नहीं था। क्योंकि जो भी मैंने बनाया अपनी लाइफ में अपने हाथ से बनाया, अपने तरीके से बनाया, और अपने ही हाथ से मैंने उसको तोड़ भी दिया, तो वापस से मैं अपने हाथ से उसको बना भी लूँगा। तो जब मुझे पता है या मुझे भरोसा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे या अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पे या अलाइनमेंट पे, और अब्राहम की उस बात पे जो उन्होंने बोली थी कि लॉज हमेशा सेम रहते हैं, कि आप आज फॉलो करते हो आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, आप फॉलो करना छोड़ दोगे आपके रिजल्ट भी ख़राब होने लगेंगे, आप वापस फॉलो करना स्टार्ट करोगे आपको वापस से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बस वो मोमेंटम मैं उस समय नहीं पकड़ पा रहा था जो मैंने दिसंबर से आप समझ लो स्टार्ट कर दिया। वो मोमेंटम में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, लाइफ मेरी उस तरीके से चेंज होती जा रही है, माइंडसेट मेरा चेंज होता जा रहा है, डर खत्म होता जा रहा है कि क्या हो जाएगा अगर कोई मेरी वीडियो ना देखे, क्या हो जाएगा कि अगर कोई मुझसे सप्लीमिनल ना बनवाए, क्या होगा अगर कोई मेरी क्लासेस में ना आए। कुछ नहीं होगा, जिसको आना होगा वो आ जाएंगे, जिनके साथ मेरी टीचिंग्स रेजोनेट करेगी वो देखेंगे, जिनके साथ नहीं करेगी वो नहीं देखेंगे। अब इसमें सोचने वाली कौन सी बड़ी बात है। किसी इंसान को मेरी लाइफ में आना होगा वो आ जाएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। उनके आने से पहले भी मैं खुश था, उनके होते हुए भी मैं खुश रहूँगा, उनके ना होते हुए भी मैं खुश रह सकता हूँ।
तो इस वाइब्रेशन तक आपको पहुंचना है। अब यहाँ तक जब आप पहुंचोगे ये तब की बात होगी। अभी के लिए आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हो बस उस डायरेक्शन में जीते रहो, आगे बढ़ते रहो। और मेडिटेशन ज़रूर यहाँ पे आप करो, क्योंकि आप मेडिटेशन करोगे तो आप इम्पल्स में आते हो, यानी इम्पल्स आपको आती है, आप समझते हो इम्पल्स को। बेसिकली इम्पल्स आप समझ लो यूनिवर्स की गाइडेंस, यानी मेरी गाइडेंस अलग है। मैं आपको तरीका या आपको रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन जो रास्ते में आप चलते हो वहाँ पे जो आपके साथी बनते हैं वो यूनिवर्स होता है। तो मेडिटेशन जब आप करते हो तो यूनिवर्स आपके साथ चलता है, आपको हर पल बताता है कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आपको इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है जहाँ पर आप किसी और की सुन करके डिसीजन ना लो। यानी ये वीडियो भी मैंने आपको लेट गो के बारे में समझाने को बनाई है, ये बोलने को नहीं बनाई है कि आप अभी से ये चीज़ करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये मुश्किल है। हो सकता है आप इस स्टेट में नहीं पहुँचे हो अभी, आपको ये लगने लगेगा कि ये करने के बाद आप अपनी डिज़ायर्स को छोड़ दोगे या उससे दूर हो जाओगे। तो इसीलिए स्टार्टिंग में डर होता है, आपको उस पर उतना वर्क नहीं करना है अभी आपका इतना है कि आप कंसिस्टेंट रहो बस अपनी प्रैक्टिस में जो आप कर रहे हो, और मेडिटेशन में आप कंटिन्यू ही रहो, ताकि रास्ते में आते 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 यूनिवर्स एक टाइम आएगा आपका हाथ थाम लेगा। फिर उसके बाद वो जहाँ जहाँ आपको लेकर के जा रहा है चुपचाप चलते रहो उसके साथ, और देखो आपकी मैनिफेस्टेशंस कैसे होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।